Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर वीडियो देखें। उसमें मैंने इससे पहले और भी कई टॉपिक्स बताए थे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स एंड 3 नंबर्स। स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स अलग होते हैं, कंपोजिट नंबर्स अलग होते हैं। प्राइम नंबर्स तो आपको पता होंगे। वैसे प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, या तो वो खुद या 1। या तो वो अपनी टेबल में खुद आते हो, खुद अपनी टेबल में आते हो, या 1 की टेबल में आते हो। जैसे 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? या तो 2 1 की टेबल में आता है, या खुद 2 की टेबल में आता है। 3 या तो 3 1 की टेबल में आता है, या फिर खुद 3 के टेबल में आता है। ऐसे ही 5 1 और 5 की टेबल में आता है। 7 1 और 7 की टेबल में आता है। इतना पता है? प्राइम नंबर्स तो ये होगा कि जिनके या तो वो खुद अपनी टेबल में आते हो, या 1 की टेबल में आते हो, या 1 के अलावा वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हो। सिर्फ यही 2 फैक्टर्स होंगे उनके, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। मतलब यहाँ तो 1 के अलावा यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर था। देखिए 2 अगर प्राइम नंबर है तो 2 का 1 के अलावा सिर्फ एक फैक्टर है। लेकिन कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? 1 के अलावा जिनके 2 फैक्टर्स हो या उससे ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, तो क्या होगा कंपोजिट नंबर? 4 देखते हैं। 4 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और खुद 4 की टेबल में आता है। 3 टेबल्स में आता है। तो 1 के अलावा भी उसके 2 फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से 3 4 5 हो गया। 6 देखते हैं। 6 या तो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में, या फिर खुद 6 की टेबल में आता है। इसके 1 के अलावा कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3, यानी 2 से ज़्यादा। तो जिस भी नंबर के 1 के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 9 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, और खुद 9 की टेबल में भी आता है। तो 1 के अलावा इसके भी 2 फैक्टर्स हुए, तो ये भी कंपोजिट नंबर। ये हैं प्राइम नंबर्स और ये हैं कंपोजिट नंबर्स। इतना समझ में आया? देखिए अगर मुझे बताना होगा कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, यहाँ तो अगर कोई मुझसे पूछेगा 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, तो 2 का प्राइम फैक्टर खुद क्या है? 2 है। क्योंकि अगर मैं 2 का LCM लूंगी प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। तो मैं 2 लिखूंगी, 2 1 जा 2, और इसका LCM क्या आएगा? 2। तो 2 के प्राइम फैक्टर्स भी क्या होंगे? 2 ही होंगे। इतना समझ में आया? देखिए 2 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2। 3 का क्या होगा? 3। 5 का क्या होगा? 5। 7 का 7। क्योंकि जो प्राइम नंबर्स हैं अगर उनके फैक्टर्स निकालेंगे आप प्राइम फैक्टर्स, तो खुद वो वही प्राइम नंबर्स निकलेंगे जो वो खुद हैं, क्योंकि वो अपने अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते, ना ही किसी प्राइम नंबर की, इसलिए उनका कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होगा। लेकिन जब आप कंपोजिट नंबर्स के देखेंगे, जैसे कि 4 का देखें अगर आप, तो 4 के क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे? वो खुद 4 नहीं होगा। क्यों? देखिए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो कितना हुआ ये? 2 × 2 4। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हुए? 2 और 2। तो हम सिर्फ एक बार ही लिखेंगे कि अगर हमें लिखना है कि 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2। 1 इसलिए नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर 1 एक प्राइम नंबर होता तो मैं यहाँ लिखती। 1 ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। रीजन क्या है? रीजन आपको पता चल चुका है, आप खुद से जवाब देने की कोशिश करिए। 1 ना ही एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कंपोजिट नंबर है। बताइए क्यों? क्योंकि
प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 1 के अलावा भी कोई एक फैक्टर हो और वो खुद हो। 1 के अलावा जिनका एक फैक्टर हो और सिर्फ एक ही फैक्टर हो 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई और फैक्टर है नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर में देखिए, कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशन हुई कि 1 के अलावा उसके 2 फैक्टर या 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो 1 का फैक्टर अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है, तो इसलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं है। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। इतना समझ में आ गया। और मैंने ये भी बताया कि प्राइम फैक्टर्स अगर हमें बताना है तो 2 बार है, जैसे 2 यहाँ पर, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, सिर्फ 2 ही होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही तो है, उसके अलावा कोई नंबर थोड़ी ना आ रहा है। अगर 6 का देखें, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 से करेंगे तो 3 1 जा। अब हम कह सकते हैं कि 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 और 3। वो 2 प्राइम नंबर जिनसे 6 डिवाइड हो रहा है वो है 2 और 3। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टर्स बताएंगे। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। अब डिफरेंस देखते हैं प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच में। प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बीच में देखिए, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या बताते हैं, जैसे अभी बताया था कि 4 का प्राइम फैक्टर क्या है 2। 6 के प्राइम फैक्टर्स अगर देखेंगे तो क्या मिलेंगे हमें 2 और 3। इसी तरह 9 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 3 है। इस तरह जैसे इसमें भी 2 और 2 2 बार आता है, लेकिन हम लिखते एक बार है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि 2 का प्राइम फैक्टर क्या है, कि कौन सी ऐसी टेबल है जिससे 4 डिवाइड हो जाए और वो टेबल प्राइम नंबर की हो, तो वो प्राइम नंबर 2 है। जिस प्राइम नंबर से 4 डिवाइड हो जाए और जिससे 6 डिवाइड हो जाए वो दोनों प्राइम नंबर्स ये हैं, और जिससे 9 डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अगर मुझे 4 की करनी है तो मैं कैसे करूंगी, प्राइम नंबर से इसको फैक्टराइज करूंगी, इसके फैक्टर्स निकालूंगी प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करके। जैसे अभी मैंने यहाँ पर करा था 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखते हैं 48, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब अगर मैं लिखूंगी तो 48 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये लिखूंगी, या फिर 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये लिखूंगी। तो ये मैंने क्या करा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स निकाले हैं। अब अगर मैं लिखूंगी कि 48 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, अगर फैक्टर्स लिखूंगी तो 1 भी आएगा उसमें, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा और भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगी कि प्राइम फैक्टर्स क्या है, जैसे 3 आएगा, 3 के बाद 4 की टेबल में आएगा, 4 भी आएगा, फिर तो 4 के बाद 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आता है 48, 6 8 48, तो 6 भी आएगा यहाँ पर, फिर 7 नहीं आएगा, 8 की टेबल में आता है तो 8 भी आएगा। तो इस तरह उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 3। जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो इसमें मैंने सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज करके डिवाइड करा है। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, हमने उन्हीं का यूज करके डिवाइड करा है। तो जब हम प्राइम फैक्टर्स बताएंगे तो क्या बताएंगे, 2 और 3। वही फैक्टर्स 6 के भी थे और वही फैक्टर्स अब 48 के भी हैं। देखा आपने? अब मैं ये नहीं लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हो और उनसे 48 डिवाइड हो जाए, 2 और 3। समझ गए प्राइम फैक्टर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, HCF और LCM। आपने पहले भी पढ़ा होगा HCF
और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, कई अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। एक तरीका आपको पहले से शायद पता था और दूसरा मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उससे मैंने बताया था कि किस तरह एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर्स के बीच में और 3 नंबर्स का एलसीएफ कैसे निकालते हैं। A = BQ + R, ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी मैंने उसमें बताया है। एलसीएम आपने कैसे आप एलसीएम लेते हैं किसी 2 नंबर्स का, 6 और 8 का। जैसे 2 से करा तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 से करा तो 3 एज इट इज लिखेंगे और 2 फिर से यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करा तो 1 और 3, फिर 3 से करा तो 1 और 1। तो इस तरह से जो आंसर इसका आएगा वो एलसीएम होता है ना। 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24 इसका एलसीएम है। अच्छा, हम अभी यही वाला केस लेकर एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका अब देखिए, सबसे पहले आप 6 और 8 अलग अलग रखिए। अभी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, उससे इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालिए। देखिए 2 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, इसको निकालेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। यानी 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है, और इसमें 2 की पावर 3 है और 3 की पावर है ही नहीं, मतलब 0, 3 की पावर है ही नहीं। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, मान लीजिए 3 की पावर 0 है, तो आंसर क्या होता है उसका, 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर 3 की पावर 0 है क्योंकि 3 है ही नहीं यहाँ पर, तो वो किसके बराबर होगा, 1 के, यानी 1 भी इसका एक फैक्टर है। और अगर हम वो लिखें और चाहे ना लिखें, हमें वैसे ही पता है कि 1 एक फैक्टर है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वहाँ पर 1 होता है, और वो हमें पहले से पता है कि 1 यहाँ पर है। देखिए, जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सिर्फ ये देखेंगे कि सबसे छोटी पावर किसकी है। 2 की सबसे छोटी पावर किस में है, इस फैक्टर में, 6 के फैक्टर्स में या 8 के फैक्टर्स में। यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो 3 छोटा है या 1, 1 छोटा है, तो हम ये वाला लेंगे और यहाँ लिख देंगे, यानी 2 की पावर 1। फिर 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर 1 बड़ा है या 3 की पावर 0 बड़ा है। 3 की पावर 1, तो हम 3 की पावर 0 लेंगे। 3 की पावर 0 मतलब कुछ भी नहीं, 1 यानी कुछ भी नहीं लेंगे हम, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। एलसीएम में देखते हैं, एलसीएम में हम हमेशा वो लेते हैं जो बड़ा है। 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 3, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 2 की पावर 3, 3 पावर ज़्यादा बड़ी है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। उसके बाद अब 3 की पावर 0 ज़्यादा बड़ी है, 3 की पावर 1 ज़्यादा बड़ी है, तो 3 की पावर 1 लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन। एचसीएफ कितना आएगा, 2, क्योंकि 2 की पावर 1 है मतलब 2, और एलसीएम कितना आएगा, 2 की पावर 3 मतलब 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 × 3, 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 8 × 3, 3 8 ज़ा 24। अभी हमने क्या एलसीएम निकाला था, 24, और अभी हमने क्या निकाला, 24। एलसीएम सेम आया, देखिए, मतलब हमारा मेथड बिल्कुल सही है, ये भी मेथड सही है और ये भी मेथड सही है। अगर 2 नंबर्स के बीच में एलसीएम निकालना है, आप ऐसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है तो क्या ये मेथड ज़्यादा इजी नहीं है? इससे आप एक बारी फैक्टर निकालेंगे अलग अलग करके और सारे के सारे आपको आंसर मिल जाएंगे, एचसीएफ का भी और एलसीएम का भी। समझ में आया मैंने कैसे करा है?
जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी होगी, अगर 2 की पावर इसमें बड़ी है तो वो वाली लेंगे, वो वाला 2 लेंगे जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी है, और अगर इसमें बड़ी है तो वो वाला 2 लेंगे। जिसमें ज़्यादा बड़ी होती है वो वाला लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, और जिसमें पावर कम होती है वो ही लेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एलसीएम में अगर यहाँ पर 3 की पावर 1 थी, जैसे 3 था, और अगर यहाँ पर 5 भी होता तो हम 5 भी ले लेते। इसमें भी तो 5 नहीं था लेकिन इसमें हम 5 ले लेंगे। यहाँ पर भी तो 3 नहीं था लेकिन हमने यहाँ पर 3 ले लिया एलसीएम में। पर जब हमें एचसीएफ निकालना होगा तो हम ऐसे नहीं ले सकते। अगर हम एचसीएफ निकालने के लिए लेंगे तो सिर्फ जब 2 दोनों में होगा तभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है तो हम ले लें, नहीं, वरना हम यहाँ पर लेते, अगर ले सकते होते तो नहीं ले सकते हैं। इतना समझ में आया अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ। अब इसका रिलेशन देखते हैं। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है कि हम उसको कैसे हम एक साथ निकाल लेते हैं, कुछ तो रिलेशन होगा उसके बीच में। देखिए, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, यानी अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालें, मल्टीप्लाई करें, तो वो हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब जब भी हम किन्हीं 2 नंबर्स का, जैसे अभी हमने 6 और 8 का निकाला था, तो जब भी हम किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें निकालेंगे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, तो अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा, और जो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, तब जो नंबर आएगा वो दोनों बराबर होंगे। जैसे 6 और 8 था, तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, यानी 6 और 8 का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, तो 6 और 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट हम इधर रखते हैं। एचसीएफ क्या आया था? 2, एलसीएम क्या आया था? 24। ठीक है, जिन 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, और जो एलसीएम और एचसीएफ निकला है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है एक, जिसे याद रखना है। इससे पता है क्या होगा कि अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया तो आपको एलसीएम निकालने के लिए वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या कितना है और किस में पावर ज़्यादा है। आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 6 और 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा, एचसीएफ को यहाँ पर लिखा। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर 24 है, सपोज मुझे नहीं पता था यहाँ पर 24 है, बस मुझे एचसीएफ पता था और मुझे एलसीएम निकालना था। तो मैं कैसे निकालूंगी एलसीएम? यहीं पे रहेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 8, और ये जो 2 था मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 4 जा 24। अभी जब हमने एलसीएम निकाला था तो एलसीएम क्या आया था? 24। देखा आपने? तो इस तरह मैंने एचसीएफ की हेल्प से ही सिर्फ एलसीएम निकाल लिया। अगर हमें 2 नंबर्स गिवन है और एचसीएफ गिवन है तो हम एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है और एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है तो हम या तो सिर्फ एचसीएफ निकाल लें, दूसरा ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या सिर्फ एलसीएम निकाल लें और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें एचसीएफ निकालने के लिए, या फिर एलसीएम एचसीएफ दोनों हम उसी तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने अभी बताया था। अब हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, टर्मिनेटिंग मतलब पता है आपको, जो टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट ना हो, जो खत्म ना हो। डेसिमल एक्सपेंशन ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है कि किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो चाहे कैसे भी हो, उसे डेसिमल की फॉर्म में लिखना।
वो होती है डेसिमल एक्सपेंशन। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होगा, उन नंबर्स की जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए कोई भी नंबर लीजिए आप, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 2 जीरो हटेंगे, यहाँ से डिवाइड से 2 जीरोस हटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.15। इतना पता है, ये तो छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। नीचे था 100, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले। देखिए 2 से डिवाइड करा तो 50, फिर 2 से डिवाइड करा तो 25, फिर 5 से डिवाइड करा तो 5, और फिर 5 से करा तो 1, तो 2 2 5 5, यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, और ऊपर था 15। देखिए आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे कट करेंगे, देखिए 5 की पावर 2 है यानी 5 × 5 है, तो अगर हम एक 5 से इसको कट करें तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा। 5 की टेबल में 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15। फिर जब हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आंसर तो हमारा यही निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिए आप, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 = 20, तो 20 से तो ये हो नहीं सकता, या तो 10 से होगा। 20 से होगा नहीं, हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों की पावर बराबर हो जाए। जब एक 2 एक 5 से मल्टीप्लाई होता है तो 10 आता है, जब 2 2 2 5 से मल्टीप्लाई होते हैं तो 100 आता है। इसी तरह जब 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है 1000। तो हमें क्या करना है, दोनों की पावर बराबर करनी पड़ेगी यहाँ पर लाने के लिए। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर से वही बन जाएगा 15/100, वही बन जाएगा 15 बन जाएगा ना ऊपर। तो इसलिए हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे जब दोनों पावर बराबर होंगी। जब अलग अलग होंगी तब हमें बैलेंस करना होगा। देखिए जो नंबर टर्मिनेट हो रहा था, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन हम बना पा रहे हैं, उसके डिवाइड में क्या नंबर है, 2 और 5 हैं उसके फैक्टर्स डिनोमिनेटर के, जिनकी पावर सेम है। मतलब अगर 2 और 5 किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। वो टर्मिनेटिंग होगा, और कितनी डेसिमल एक्सपेंशन के बाद होगा वो टर्मिनेट, 2 डेसिमल एक्सपेंशन के बाद। अच्छा हमें ये कैसे पता चलेगा कि 2 के बाद हुआ, यहाँ पर तो 2 जीरो थे इसलिए 2 के बाद हुआ, हमें ये पता चल गया। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से देखें तो 2 की पावर क्या थी 2, 5 की पावर क्या थी 2, यानी 2 और 5 में से हाईएस्ट पावर क्या थी 2 थी, इसलिए 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। इतना समझ में आया मैंने क्या बताया है? जब किसी नंबर के P/Q की फॉर्म में कोई नंबर है और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी Q, तो Q के फैक्टर्स अगर 2 और 5 हैं, अगर सिर्फ 2 और 5 हैं तो वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग है। वरना अगर 2 5 के साथ मान लीजिए 3 या कोई और भी नंबर है तो ऊपर P का भी एक फैक्टर 3 होना चाहिए, तभी वो टर्मिनेट होगा, ताकि हम इसको इससे कैंसिल कर सकें। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे अगर हम, जैसे यहाँ 15 था, अगर यहाँ पर होता 45 और नीचे होता 300। अब 300 के फैक्टर्स निकालिए। 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे तो 75, फिर 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। क्या आंसर मिला आपको? और ऊपर क्या आएगा 45 और नीचे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर भी 2। अब हम क्या करें, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? मैंने बताया था जहां 2 और 5 होंगे, सिर्फ 2 और 5 होंगे, वो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन जहां 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है वो
वो तब टर्मिनेट होगा जब वो नंबर कैंसिल हो जाए ऊपर p से। ये q है, q के फैक्टर्स है और p के फैक्टर्स क्या होंगे 45 में? 45 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं है? 3 की टेबल में 45 आता है कि नहीं आता है? आता है, तो फिर कैंसिल करिए। 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो क्या आंसर आया? 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2, मतलब 0.15। कितने डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल लगा? 2 डिजिट्स के बाद। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी। 2 और 5 की हाईएस्ट पावर क्या थी? 2। समझ में आया कैसे होता है? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। (935) डिवाइडेड बाय 1050। तो हम 935 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 5 से करके देखते हैं, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 5। जिस नंबर का लास्ट डिजिट या वंस प्लेस पर 5 या 0 होता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 = 5, कितना बचा? 4, 43 हो गया। 5 8 = 40, बचा 3, 35 हो गया। 5 7 = अब 11 की टेबल से करेंगे। 11 1 = 11, 11 7 = 77। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट 17 से कर देंगे। 17 1 = 17। तो 935 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब देखते हैं 1050 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1050। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 = 10 और 25। अब ये नंबर 3 की टेबल में आता है या नहीं, ये चेक करने का क्या तरीका है? 5 + 2 7, 7 + 5 12। तो मतलब ये 12 जब 3 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आता है। 3 1 = 3, कितना बचा? 2, 22 हो गया। 7 = 21 हो गया। 15, 5 = 15। तो 5 3 = 15, 25, 5 5 = 25। ये भी 5 की टेबल से डिवाइड होगा, तो 5 7 = और 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो 7 1 = तो इसके फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। देखिए अब इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है? हो सकता है। 5 5 से कैंसिल हो सकता है। अब हमारे पास जो बचेगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसमें 2 और 5 तो हैं तो ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें 2 और 5 के अलावा भी 2 नंबर्स और हैं, 3 और 7। मैंने बताया था कि वो तब तक टर्मिनेट नहीं होगा जब तक वही नंबर्स ऊपर भी ना हो। अब ऊपर वो नंबर नहीं है तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। अगर 7 ऊपर इसका फैक्टर होता, 7 और 3 भी होते इसके फैक्टर, तो 7 और 3 से कैंसिल हो जाता और 2 5 = 10 होता, तो ये नंबर टर्मिनेट हो जाता। लेकिन ये नहीं है तो इसलिए ये टर्मिनेट नहीं होगा। ऊपर का ये नंबर क्या बनेगा? 11 × 17 और डिवाइडेड बाय 2 × 3 × 5 × 7। ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। सीधे हम इसमें क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमें पता कैसे चला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है? टर्मिनेटिंग है ये पता चल जाएगा अगर सिर्फ नीचे 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर ना हो। और टर्मिनेटिंग नहीं है कैसे पता चलेगा? जब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद ये p/q की फॉर्म में था, यानी ये रैशनल नंबर है। तो ऐसा कौन सा टर्मिनेटिंग में ऐसा कौन सा केस होता है जिसमें रैशनल नंबर होता है? रिपीटिंग वाला, तो इसलिए ये रिपीटिंग हो गया। नॉन रिपीटिंग तब होता जब ये रैशनल नंबर ना होता, p/q की फॉर्म में था, रैशनल नंबर था, तो रिपीटिंग हो गया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लीजिए चाहे नोट कर लीजिए, और इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिसमें भी आपको ये बताना हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है, या इसमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बतानी हो,
बैक करके भी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरीके से समझाया है। बाकी अगर आपको ये समझना हो कि मैंने नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसे कह दिया या इसके दो केसेस कौन कौन से होते हैं, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है और आप गोल्ड ऑडियो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई होप कि जो भी मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनकी भी हेल्प करिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वायरी, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आंसर करूंगी। गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।